गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज के जो टॉपिक्स है वो आपके स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। पहला है ईयू, सभी लोगों ने नाम सुना होगा, यूरोपियन यूनियन। इसके बाद है G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, इसी को बाद में बढ़ाकर G8 हो गया। इसके बाद G20, इसके बाद वर्ल्ड बैंक, जिसको हम लोग विश्व बैंक के नाम से जानते हैं, और उसके बाद दूसरी इंस्टीट्यूशन, मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। सभी लोगों ने नाम सुना हुआ है। बोलते रहिए तो पता रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से चलेंगे और यहां तक आना है आज के लेक्चर। शॉर्ट में यूरोपियन यूनियन। इसमें दो प्रकार की संधियों का आता है डिस्कशन। एक होता है पेरिस संधि और दूसरी है रोम संधि। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यूरोपियन यूनियन। ठीक, तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना में, इसको एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन की स्थापना में दो संधियों का बड़ा उल्लेख मिलता है। एक है पेरिस संधि, जो कब हुई थी? 1951 में और 1957 में। पेरिस संधि हुई 1951 में और रोम संधि हुई 1957 में। पेरिस जानते हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, फ्रांस। और इस संधि की सफलता से प्रेरित होकर, रोम की संधि हुई, जिसमें पेरिस संधि में 6 देशों ने भाग लिया था। 6 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। किसमें? पेरिस संधि में। स्टार्टिंग होती है पेरिस, इसमें कई सारी संधियां आई। वो 6 देश थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस, तीसरा इटली, चौथा लग्जमबर्ग, फिर इसके बाद नीदरलैंड और लास्ट बेल्जियम। तो पहला प्रश्न है, पेरिस संधि कब हुई? पेरिस संधि, पहला प्रश्न है। गुड मॉर्निंग बेटा। पहला प्रश्न, यूरोपियन यूनियन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन कितने देशों का सदस्य है? मतलब यूरोपियन यूनियन के अंतर्गत कितने देश आते हैं? उन सारे देशों में एक ही मुद्रा चलन में है, जिसका नाम यूरो है। वो सारे देश, अभी सारे आपको बताते जाऊंगा, इसीलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया है। बहुत सारे देश हैं, संख्या एकदम अभी क्लियर होगी। सबसे पहले कहां से स्टार्ट होगा? यूरोपियन यूनियन की स्थापना में सबसे पहला रोल अदा किया पेरिस संधि ने। पेरिस संधि कहां कब हुई? 1951 में हुई। ये पेरिस संधि बहुत सफल हुई। इसकी सफलता को लेने के बाद दूसरी संधि रोम संधि हुई, जो 1957 में हुई। और पेरिस संधि में 6 देशों ने भाग लिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और बेल्जियम।
यहां तक बेटा क्लियर? ठीक, तो पेरिस संधि 1951 में 6 देशों ने हिस्सा लिया, सफल हुई थी और 6 देशों ने इसमें भाग लिया। अब इसी में दूसरा पॉइंट लिखिए, उस समय इसका नाम था यूरोपियन कोयला और स्टील कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूरोपियन यूनियन तो बेटा नाम बाद में पढ़ा, अभी कब आएगा वो भी बताएंगे। उससे पहले क्या नाम था? यूरोपियन कोयला, उसी से और स्टील कम्युनिटी, ईसीएससी, यूरोपियन कोल स्टील कॉर्पोरेशन कम्युनिटी। तो यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉर्पोरेशन कम्युनिटी जो भी कह लो, तो पूरा नाम क्या हो गया? ईसीएससी। पहले इसका नाम था ईसीएससी। जब रोम की संधि हुई, तब इसका नाम हुआ ईईसी, ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक, तो अब आपसे पूछा क्या है? ईसीएससी, यूरोपियन कोल स्टील कॉर्पोरेशन, कब नाम किसका? सबसे पहले क्या नाम था? प्रश्न आ जाए, ईयू था, ईसीएससी था या ईईसी था, क्या नाम था? तो आपको पता है सबसे पहले नाम ईसीएससी था, जो पेरिस संधि से हुआ था। जब रोम की संधि हुई तो उसका नाम बदलकर ईईसी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी कर दिया गया। और इसमें 3 देश और शामिल हो गए। रोम संधि में 3 देश शामिल हो गए। ब्रिटेन, इसको यूके आप कह सकते हो, ब्रिटेन शामिल हो गया, डेनमार्क और आयरलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड कब शामिल हुए? 1973 में। पहले कितने थे? 6 देश थे, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड। इसके बाद रोम संधि में 3 देश और जुड़ गए। अब कितने देश हो गए? ब्रिटेन, डेनमार्क और आयरलैंड। ये कब जुड़े? 73 में। अब सदस्य देशों की संख्या कितनी पहुंची? 9। इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाइए। 1981 से लेकर 86 तक 3 और देश शामिल हुए। 1981 से 86 तक 3 देश शामिल हुए, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस। पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस। अब कितने हो गए? 6 + 3 9 3 12 देश शामिल हो गए, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस। और इसका नाम बदल गया, ईईसी है। पहले था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, पहले नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, अब नाम हो गया यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, यूरोपियन आर्थिक सहयोग। पहले नाम था यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, 86 में 3 देश शामिल हुए, पुर्तगाल, स्पेन और ग्रीस, और नाम बदलकर हो गया ईईसी। अब समय आया 1990
इसका नाम है मैस्ट्रिक्ट संधि, जो बेटा कहां पर हुई, जो हुई नीदरलैंड में 1991 में मैस्ट्रिक्ट संधि हुई जो नीदरलैंड में हुई। और लागू कब हुई है, 1993 में। इसमें दो डिसीजन लिए गए, मैस्ट्रिक्ट संधि में दो डिसीजन लिए गए। और इसी संधि में पहला डिसीजन क्या था, ईईसी से नाम बदलकर क्या कर दिया गया, ईयू कर दिया गया, यूरोपियन यूनियन कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, यूरोपियन यूनियन कब नाम हुआ, किस संधि के बाद हुआ, तो आप बताएंगे क्या बेटा, 1993 में इसका नाम यूरोपियन यूनियन हो गया। किस संधि में हुआ, तो मैस्ट्रिक्ट संधि। और इसीलिए ईयू का जो स्थापना दिवस है, ईयू का स्थापना दिवस, एस्टैब्लिशमेंट डेट क्या है, 1 नवंबर 1993। ईयू का, यूरोपियन यूनियन का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो योर आंसर 1 नवंबर 1993 को मनाया जाता है। ठीक, किस संधि में, यूरोप, हाँ बेटा, हाँ मैस्ट्रिक्ट संधि। कोई प्रॉब्लम, 3 संधियां हो गई, पेरिस हो गई, रोम हो गई, मैस्ट्रिक्ट हो गई, एक 51, 57, 91, ठीक है। और इसी में ही इन सारे देशों की, कितने देश हो गए, 9 + 3 कितने हो गए, 12 देश है। तो 12 देशों की कॉमन करेंसी यूरो, 12 देशों की जो कॉमन करेंसी है वो यूरो हो गई। क्लियर बेटा, एनी डाउट? अब 12 देश है अभी, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब समय आता है 1990 में गुजर गया, अब समय आता है 1995 का, ठीक 4 साल बाद। अब समय आया कब, 1995 का। और 3 और देश शामिल हो गए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और स्वीडन। ये 3 देश और शामिल हो गए। कब हुए, ये कब हुआ, ये कब हुआ, ये कब हुआ, सब याद रखिए। इसका सिस्टम ऐसे है, 6 + 3 + 3 + 2। ये 1995, ये 1991, ये आपका 1951 और ये 1970 कितना था, 1973, ऐसे याद रखें। तो 1995 में और 3 देश शामिल हो गए, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड एंड स्वीडन, और सदस्य देशों की संख्या बढ़ गई। ठीक, 2004 में आया, 2004 में नाइस संधि, चौथी संधि, याद रखिए 3 संधियां हो गई। 2004 में नाइस संधि के तहत यूरोपियन यूनियन का विस्तार किया गया, यूरोपियन यूनियन का विस्तार किया गया, ईयू का एक्सपेंशन, ईयू का विस्तार किया गया। और कितने हो गए, 9, ये हो गए 3, 3, 6, 15 देश, और 10 देश जो यूएसएसआर से विघटित हुए थे। 10 में 5 देश तो आपको पता ही है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश नहीं, इन देशों को हटाकर जो 10 देश और बचे, तो यूएसआर है जो
जो विकसित 15 देश विकसित हुए थे, 15 देश से 5 कंट्री चली गई, बचे 10 देश। उन 10 देशों को शामिल कर लिया गया +10 = 25। तो 2004 में नाइस संधि में यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन किया गया, यूरोपियन यूनियन का एक्सपेंशन किया गया और उसमें 10 देशों को जोड़ा गया। वो 10 देश जो वही थे जो सोवियत संघ से विकसित हुए थे और संख्या हो गई 25। अब आते हैं जनवरी 2007। पॉइंट से लिखते चलिएगा, एकदम याद रहेगा। अब हम लोग पहुंचते हैं, समय आ गया जनवरी 2007 में 2 और देश जुड़े पूर्वी यूरोप के। एक था रोमानिया और दूसरा था बुल्गारिया। +2। ठीक, जनवरी 2007 में रोमानिया और बुल्गारिया 2 देश जोड़े गए और 1 जुलाई 2013 को 1 जुलाई 2013 को एक नया देश क्रोएशिया आकर और जुड़ गया। ठीक, क्या हो रहा है? माइक ऑफ करो, किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करवाइए। क्लास में पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए, कोई डिस्टरबेंस नहीं। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन में जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या या उनकी संख्या कितनी है? आपका आंसर क्या होगा? टेल मी। यूरोपियन यूनियन में सदस्य देश मेंबर कंट्रीज की कितनी संख्या है? यस, वेरी गुड। तो यूरोपियन यूनियन में सदस्य देशों की संख्या 28 है। कॉमन करेंसी है, उसका क्या नाम है? यूरो। ठीक, यूरोपियन यूनियन में अभी तक कितनी संधियां हो चुकी हैं? बताइए, यूरोपियन यूनियन में अभी तक कितनी संधियां हो चुकी हैं? बताइए, यूरोपियन यूनियन में अभी तक कितनी संधियां हुई? आंसर। यूरोपियन यूनियन में अभी तक कितनी संधियां हुई? पूजा कनौजिया, यस, वेरी गुड। तो यूरोपियन यूनियन में 4 संधियां हुई, पेरिस, रोम, मैस्ट्रिच और नाइस। ये 4 संधियां यूरोपियन यूनियन में हुई। ठीक, सदस्य देशों की संख्या क्या है? 28 है। कैसे 28 आई, ये भी आपको पूरा पता है ना आपको?
वेरी गुड। अब प्रश्न जो बनता है, ईयू को, यूरोपियन यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार, यूरोपियन यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? योर आंसर 2012 में यूरोपियन यूनियन को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया। अगला पॉइंट, यूरोपियन यूनियन भूमंडलीकरण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर उदाहरण है। यूरोपियन यूनियन भूमंडलीकरण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बेहतर उदाहरण है। ठीक, एक शब्द आप सभी लोग जानते हैं और देखते हैं कौन बताता है। उस शब्द का नाम है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड कौन बताएगा? हाँ हाँ, अच्छा, और कोई? और कोई बेटा? हर्षित? इतना टाइम नहीं लगाया जाता, तुरंत आंसर दिया जाता है। यस या नो, दो ही चीजें होंगी, यस या नो। नहीं पता, बस सीधी सी बात है, दो चीजें होंगी। व्हाई शुड यू वेस्ट योर टाइम? फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड का मतलब होता है मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार। अब जो ये जो टोटल जो 28 कंट्रीज है, जो ये मान लीजिए अलग अलग जगहों पर ये जो 28 कंट्रीज है पूरे विश्व में, इन देशों के बीच में ये अपना सामान यहाँ बेचे, यहाँ बेचे, यहाँ बेचे, यहाँ बेचे, यहाँ कैसे भी सेल करे, किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है। मतलब नो ट्रेड बैरियर, कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं है। ना ही टैरिफ लगाया जाता है, ना ही इंपोर्ट कोटा लगाया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई बैरियर नहीं है। और सारे के सारे 28 देश एक करेंसी यूरो को ही ले लेते। तो प्रश्न ये है कि ये जो फ्री ट्रेड है, जो फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहले किसने दिया? फ्री ट्रेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, किसने दिया? योर आंसर इज फ्री ट्रेड कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने ही संपूर्ण विश्व को सबसे पहले फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट सबसे पहले में दिया। क्लियर? अब कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन बनता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव्स होता है। जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों की स्टडी का एक ऑब्जेक्टिव्स है। आप लोग किसी भी कंपटीशन को निकालने के लिए, यूपीएससी की निकालने के लिए आपका एक ऑब्जेक्टिव बना, आपका एक ध्येय बना हुआ, आपका एक एम है, उसको पूरा करने के लिए आप लोग अपनी मेहनत कर रहे हो। उसी तरीके से जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो उसका भी अपना एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यूरोपियन यूनियन का क्या उद्देश्य था, नोट कर लीजिए। यूरो जोन के देश
लिखते जाइए। यूरो जोन के जो देश हैं उनके मध्य की राजनीतिक सीमाओं को अलग करते हुए उनके मध्य की राजनीतिक सीमाओं को अलग करते हुए मुक्त आर्थिक व्यापार को स्थापित करना। This is the objective of the European Union. ये यूरोपियन यूनियन का मुख्य उद्देश्य था क्या कि यूरो जोन के देश उनके मध्य की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को अलग कर दें। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हम भौगोलिक सीमा ले रहे हैं, क्योंकि हमें व्यापार करना है, राजनीतिक सीमाओं का यहाँ कोई लेना देना नहीं। तो यूरो जोन के देश और उनके मध्य की राजनीतिक सीमाओं को अलग करते हुए मुक्त आर्थिक व्यापार को स्थापित करना। ठीक। अब एक प्रश्न आता है, पूछा जाता है कि यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक सुधार किस संधि में हुए। एक संधि हमने अभी छोड़ी थी, तो एक संधि और हुई थी, इसका टाइम पीरियड था 2009 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था लिस्बन संधि। 2009 में एक और संधि हुई थी जिसका नाम था लिस्बन संधि। कब हुई? 2009 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से क्या बनता है? यूरोपियन यूनियन में सबसे अधिक जो सुधार हुए हैं वो लिस्बन में हुए। लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक। अगला पॉइंट अब आया यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन परिषद। यूरोपियन काउंसिल और यही वर्ल्ड का 28 देशों का एक समूह है जिसमें फ्री ट्रेड है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और काफी प्रश्न आते हैं ईयू के। बच्चा बस ईयू में यूरोपियन यूनियन जानता है, वो यूरोप, इसलिए जानिए यूरोपियन यूनियन की सर्वोच्च संस्था यूरोपियन परिषद है। ईयू की सर्वोच्च जो संस्था है, यूरोपियन यूनियन की जो सर्वोच्च संस्था है वो यूरोपियन काउंसिल है। इसमें यूरोपियन देशों के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। जितनी भी 28 कंट्री हैं, जितनी भी 28 कंट्री हैं, उनके जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो यूरोपियन काउंसिल के मेंबर होते हैं। और इसकी जो मीटिंग है वर्ष में एक वर्ष में 4 बार होती है, मतलब क्वार्टरली होती है। हर 3 महीने बाद यूरोपियन यूनियन की बैठक होती है जिसमें सदस्य देशों के राष्ट्र। हाँ बेटा, ईयू की सर्वोच्चतम जो संस्था है उसका नाम यूरोपियन काउंसिल है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम यूरोपियन परिषद है। इस परिषद में सदस्य देश, जितने भी 28 सदस्य देश हैं, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष देश के अध्यक्ष हैं वो इसमें भाग लेते हैं। और एक वर्ष में इनकी जो मीटिंग होती है वो 4 बार होती है, मतलब हर 3 महीने में ये लोग मीटिंग करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईयू के जो सबसे अधिक कार्यालय है, यूरोपियन यूनियन की सबसे अधिक कार्यालय किस देश में है? सबसे अधिक कार्यालय किस देश में है? तो आपका आंसर होगा कि सर यूरोपियन के सबसे अधिक कार्यालय बेल्जियम में है। सबसे अधिक कार्यालय कहां पर है? बेल्जियम में है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, यूरोपियन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर किस देश में स्थित है? बताइए। नो आइडिया। इसको याद रखिएगा, ब्रुसेल्स को आगे भी काम आएगा। अभी आगे हम जो पढ़ाएंगे तो आगे आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में ब्रुसेल्स का नाम याद आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन जो काउंसिल है उसका जो हेड ऑफिस है वो ब्रुसेल्स में है। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, यूरोपियन यूनियन का अपना न्यायालय है। यूरोपियन यूनियन का अपना न्यायालय, अपना कोर्ट है खुद का, उनका अपना न्यायालय है। 1989 में बना था ये। 1989 में यूरोपियन यूनियन का अपना कार्यालय है, जो कहां पर है? जो लक्समबर्ग में है, जो लक्समबर्ग में स्थित है। तो यूरोपियन यूनियन का अपना न्यायालय है जिसकी स्थापना 1989 में लक्समबर्ग में हुई थी। और जितनी भी संधियां हुई हैं या जो भी चीजें होती हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, वो यहीं पर आकर क्लियर होते हैं। क्लियर? तो ये आइडिया आपको हो गया यूरोपियन यूनियन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइडिया आपको यूरोपियन यूनियन का हो गया। लीड लगा लीजिए आराम से, दिक्कत नहीं आएगी भाई। थोड़ा तो ऑनलाइन में ये थोड़ी सी है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। अब अगला दूसरा इंपॉर्टेंट, G7 ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ठीक, विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने विश्व के विकसित डेवलप्ड औद्योगिक राष्ट्रों ने विश्व के विकसित औद्योगिक राष्ट्रों ने मिलकर 1975 में इसकी स्थापना की। स्थापना के समय, अगला पॉइंट है, स्थापना के समय 5 देश थे। मतलब G7 किन कंट्री का ग्रुप है? तो वर्ल्ड की जो टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं, उन कंट्रियों का ये ग्रुप है जिसकी स्थापना 1975 में हुई। और सबसे पहले 5 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी,
गई। ठीक, उस समय 5 ये देश शामिल थे और इसकी स्थापना कहां पर हुई? फ्रांस में हुई। फ्रांस में एक जगह है रेनबोल्ड, फ्रांस में एक जगह है रेनबोल्ड। उस फ्रांस में रेनबोल्ड नामक जगह पर G7 की स्थापना हुई और स्थापना के समय 5 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। बाद में इसमें इटली के बाद में इसमें जापान शामिल हो गया। बाद में इसमें जापान शामिल हो गया और उसी साल 75 में और 1976 में कनाडा भी आ गया। 1975 में 5 ने किया था, उसी साल जापान भी आ गया और 1976 में कनाडा भी शामिल हो गया। अब इसका नाम हो गया पूरा का पूरा G7। ठीक, अब इसमें एक मामला है। मामला क्या है? 1997-98 में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी वाला देश था रशिया। आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है? इतनी वाइस है मेरी कि आवाज आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। तो आप ऐसी जगह बैठिए ना, क्योंकि एक बच्चे के कारण क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अब नेटवर्क नहीं आ रहा है, इश्यू नहीं है, दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम, है ना बेटा? उसको ऐसी जगह पे देखो जहां पर नेटवर्क आए, वहां पर बैठो। अगर रूम में बैठोगे तो नहीं आएगा। तो 1997 में और 98 में एक और कंट्री शामिल हो गया, रशिया। अब इसका नाम क्या हो गया? अब इसका G8 हो गया। अगर G7 आए या G8 आए तो आप घबराइएगा नहीं, तो दोनों एक ही ग्रुप है। रशिया बाहर हो गया था, रशिया को बाहर कर दिया गया था। ठीक है, उसका भी आपको कारण बताएंगे, रशिया को क्यों बाहर कर दिया गया था। फिर रशिया को बाहर हो गया, फिर G7 हो गया, बाद में रशिया को फिर शामिल कर लिया, फिर G8 हो गया। तो वो G7 G8 चलता रहता है। ठीक, तो उद्देश्य क्या है G7 का? बहुत ही आसान उद्देश्य है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करना। वैश्विक चुनौतियों का सामना करना। एक लाइन में याद रखिए, कभी नहीं भूलेंगे, ना G7 भूलेंगे, ना G8, ना यूरोपियन यूनियन। तो ग्लोबल जो क्राइसिस है, ठीक है, या ग्लोबल जो चैलेंजेस है, उनको फेस करना। ठीक, G7 का जो कॉन्फ्रेंस है वो ईयर में, एक साल में 1 टाइम होता है। G7 की जो सम्मेलन है, ठीक, वो एक बार होता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, G7 के जो जब सम्मेलन होता है तो उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो G7 के जो निर्णय हैं वो बाध्यकारी नहीं होते। G7 के निर्णय बाध्यकारी मतलब ये जरूरी नहीं है कि G7 के जो भी डिसीजन लिए जाए उनको मानना ही मानना पड़े, तो वो बाध्यकारी नहीं होते। अब यहाँ से प्रश्न क्या बना? प्रश्न हो सकता है ये आ जाए छोटे एग्जाम में आपके कि ऐसा कौन सा संगठन है जिसका अपना कोई मुख्यालय नहीं है, ठीक, और उसमें कुछ नाम दिए हो, उसमें G7 भी हो। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, G7 का अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, नोट कर लीजिए। G7 का कोई अपना नो हेडक्वार्टर, G7 का अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक, अब
जो G7 या G8 है, जब रशिया शामिल हो गया तो G8 की खास बात क्या है? अब आपको मालूम है जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तो उसमें रशिया भी उसी से निकला था, ठीक है ना। इसीलिए अब रशिया का मामला चलता रहता है। तो याद रखिए ये औद्योगिक पूंजीवादी देश है और G8 का रोल क्या है, इसको हम रशिया को जोड़ देते हैं क्योंकि साइंस में जोड़ दिया था। अब G8 है क्या, इसको क्यों इतना हम लोग मानते हैं, क्या उसमें ऐसी क्वालिटी है इसके कारण हम G8 को इतना वो देते हैं, सिग्निफिकेंस देते हैं। तो G8 का जो मेन है, पहला पॉइंट डालिए, विश्व की टोटल जीडीपी का 45%, वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 45% G8 देशों का उसमें योगदान है। विश्व की कुल जीडीपी का 48% G8 का है। वर्ल्ड की टोटल जनसंख्या का 10% पॉपुलेशन, विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन G8 में रहती है, ठीक है। तीसरा, विश्व के 8 औद्योगिक देशों का संगठन है। चौथा, जब G8 की मीटिंग होती है, जब G8 के देश सारे देश मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं तो विश्व के जितने भी देश हैं उनकी नजर टकटकी लगा के G8 के देशों पर होती है, क्योंकि जो ये लोग निर्णय लेंगे, जो G8 के देश जो अपने उसमें निर्णय लेंगे, उन निर्णयों का संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तेल की कीमतें घटानी है, बढ़ानी है, सब ताकतवर देश तो यही है, औद्योगिक पूंजीवादी देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा क्या हो रही है, उसका मूल्य घटाना है, बढ़ाना है, क्या करना है। तो जो भी ये लोग अपनी मीटिंग करते हैं तो विश्व के जितने अदर देश हैं जो G8 में नहीं है, वो सब इनकी मीटिंग पर नजर लगा के रखते हैं कि ये लोग क्या निर्णय लेंगे, क्योंकि उनके निर्णयों से ही संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए G8 का महत्व बढ़ जाता है। क्लियर? अब 2014 में एक संकट आया, ठीक। अब देखो, बहुत आसान है, अभी बताया रशिया वाला जो प्रॉब्लम। 2014 में एक संकट आया। भाई मैं ज्योग्राफी का तो हूं नहीं, इसीलिए मुझे ज्योग्राफी का हूं नहीं, इसीलिए ज्यादा मुझे डायग्राम बनाने से नहीं आते हैं। अब देखिए, रशिया के नीचे चिपका हुआ है यूक्रेन और साइड में है क्रीमिया। क्रीमिया बेसिकली एक द्वीप, ठीक है। क्रीमिया यूक्रेन से अलग होकर, क्रीमिया अलग एक द्वीप है और ये जाकर रशिया में जाकर मिल गया। इसको याद रखना, ये रशिया में जाकर मिल गया, ठीक। यूक्रेन पहले ये किसमें था? क्रीमिया, मान लीजिए हमने अलग बना दिया है, मान लीजिए क्रीमिया पहले यूक्रेन में था, इसके बाद वो अलग होकर जाकर रशिया में मिल गया। यूक्रेन अमेरिका का बहुत बड़ा एक समर्थक देश है। यूक्रेन अमेरिका का एक बहुत बड़ा समर्थक देश है। अब जब क्रीमिया जाकर रशिया में मिल गया तो ये रशिया का हो गया। अब यूक्रेन को बुरा लगा, उन्होंने अमेरिका से कहा, भाई आप देखो ये है कि रशिया ने हमारा क्रीमिया वाला जो आइलैंड है वो ले लिया है। इसी का नाम रखा था क्रीमिया संकट, क्रीमिया क्राइसिस या क्रीमिया संकट, इसका नाम रखा गया था। तो अब जब यूक्रेन के दबाव में, भाई रशिया ने उसको दिया नहीं, यूक्रेन ने अमेरिका से कहा, तो अब अमेरिका उसको अलग तो नहीं कर पाया, लेकिन अमेरिका ने G8 में अपना प्रेशर दिखाया और
रशिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात समझ में आई? 2014 में एक संकट पैदा हुआ जिसका नाम था क्रीमिया संकट, और जिसका मुख्य कारण अमेरिका ने रशिया को माना, और अमेरिका ने अपनी ताकत दिखाई। G8 से रशिया को अलग कर दिया गया, तो फिर से इसका नाम G7 हो गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में G8 नहीं है, 2020 में अब इसका नाम G7 ही है। अभी रशिया के फिर से अंदर आने की बात चल रही है, और जैसे ही रशिया फिर से अंदर आ जाएगा तो G7 फिर से कन्वर्ट हो जाएगा G8 में। कोई दिक्कत? अब कॉन्फ्रेंसेस, G7 का कॉन्फ्रेंसेस हम लोग लेटेस्ट पढ़ेंगे। G7 का 45वां नंबर का जो कॉन्फ्रेंस है वो कब हुआ? 2019 में हुआ। 45वां सम्मेलन 2019 में हुआ, फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ पर? बियारिट्ज। बियारिट्ज फ्रांस का एक शहर है, तो बियारिट्ज में हुआ। ठीक है, और जिसमें जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, उनका नाम सभी लोगों को याद होना चाहिए। उनका नाम नरेंद्र मोदी। ठीक सर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 के 45वें सम्मेलन में, जो कि फ्रांस में हुआ था, उसमें इनको एज ए स्पेशल गेस्ट या विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। और इस सम्मेलन में क्या इश्यूज थे, क्या कॉन्फ्रेंसेस में क्या मुद्दे थे? कॉन्फ्रेंसेस के मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा नोट करिए, जलवायु परिवर्तन पर बल देना, क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर बल देना। पूरे संपूर्ण के जितने भी देश हैं, विश्व के आज जितने भी देश है, आने वाले समय में जो भी बड़े बड़े देश होंगे, उनका जो अधिकतर पैसा है क्लाइमेट चेंज पर खर्च होगा। आप देख रहे हैं, पहले मौसम कितने बढ़िया हुआ करते थे, ठंड भी अच्छी पड़ती थी, गर्मी भी पड़ती है। अब आप देखिए गर्मी ज़्यादा पड़ने लगी है। जब गर्मी ज़्यादा पड़ने रही है, क्यों? क्योंकि इंसान, हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और हमें जो कृषियों के, जो हमारी एग्रीकल्चर, क्या हो गया? हाँ, तो जितने भी वर्ल्ड के कंट्री हैं, आने वाले टाइम पर सब अपने प्रोजेक्ट, रिसर्च, R&D सब आपके क्लाइमेट चेंज पे करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी एक ग्लोबल क्राइसिस है, वैश्विक समस्या है। अब किसी दिन ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा देंगे तो आपको पूरा पता हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी देश हैं वो सब जलवायु परिवर्तन पर बहस कर रहे हैं। तो पहला क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन पर विशेष बल देना। दूसरा, मोदी जी का फेवरेट, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना। तीसरा, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक, तीसरा बायोडाइवर्सिटी। चौथा, उसी समय 19 में ब्राजील में अमेज़न एक जंगल है, वहां पर आग लग गई। वहां पर क्या लग गई? आग लग गई, जिससे पर्यावरण को बहुत क्षति हुई। इस मुद्दे को भी उठाया गया।
ब्राजील के अमेज़न जंगल में आग लग गई थी, इसकी भी बात हुई G7 के कॉन्फ्रेंस में, जिसमें ये मुद्दा उठाया गया कि जंगलों में आग लगने से पर्यावरण को, विश्व के पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचेगी। ठीक, फ्रांस ने अब जब आग लग गई तो फ्रांस ने ब्राजील को मदद करना कहा। फ्रांस ने ब्राजील को हेल्प करनी चाहिए कि आप हमसे पैसा ले लीजिए और जो भी आपके जंगल में आग लगी है उसको कंट्रोल करने का प्रयास कीजिए। तो फ्रांस ने ब्राजील को मदद की पेशकश की, लेकिन ब्राजील ने मना कर दिया और ऊपर से फ्रांस के राष्ट्रपति पर, ऊपर से फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका भी मजाक उड़ा दिया। कैसे? क्योंकि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनकी एज और उनकी मिसेज की एज में काफ़ी टाइम लगेगा, तो जिसको लेकर ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद का प्रश्न बन गया था। हालांकि इसको यहाँ नहीं चर्चा करेंगे। तो ये मुद्दे थे 2019 के कॉन्फ्रेंस के, जिन मुद्दों में नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया था। अब जो G7 कंट्रीज हैं, इनकी जो अध्यक्षता है, कौन अध्यक्ष बनेगा इस बार, कौन मीटिंग कराएगा, तो वो अल्फाबेटिकल होती है, A to Z। G7 देशों की अध्यक्षता प्रतिवर्ष बदलती है और अल्फाबेटिकल A to Z के आधार पर होती है। क्लियर बेटा? अब अगला पॉइंट, जब इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए तो ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने कुछ कहा नहीं होगा। उन्होंने भी वहां पर कुछ मुद्दे उठाए, कुछ बातें कही। सबसे पहली बात डिजिटल इकोनॉमी, दूसरी बात जलवायु परिवर्तन, तीसरी बात पर्यावरण संरक्षण, तीसरी बात मोदी जी ने जब 19 में गए उस मीटिंग में तो वो भी तो कुछ बोलेंगे, तो डिजिटल इकोनॉमी पर उन्होंने फोकस किया, जलवायु परिवर्तन पर दिया, जलवायु पर्यावरण संरक्षण की उन्होंने बात की, जलवायु संरक्षण की बात की। पांचवा जो भी है सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक है वो बंद कर देना, अगला है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो 1 2 3 4 5 6। तो नरेंद्र मोदी जी ने जब G7 के सम्मेलन में फ्रांस गए तो वहां पर उन्होंने 6 बातें कही और चैंपियंस ऑफ अर्थ का खिताब उन्हें वहां पर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ अर्थ का खिताब दिया गया। एनी डाउट बेटा? क्लियर? टफ है कि इजी है? G7, G8, यूक्रेन, रशिया और क्रीमिया जो द्वीप है, द्वीप के चक्कर में क्रीमिया संकट हो गया, जिसने कि यूक्रेन अमेरिका का सहयोगी देश था, उन्होंने दबाव डाला, अमेरिका को बाहर निकलवा दिया, तो वो G7 हो गया। जब रशिया को बाहर कर दिया, जब रशिया अंदर आ जाता है तो G8 हो जाता है, जब बाहर चला जाता है तो G7 हो जाता है। विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन G7 या G8 है। इसका अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसकी अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है और अल्फाबेटिकल बदलती है, A to Z से लेकर Z तक। इसका कॉन्फ्रेंस 2019 में लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और उन्होंने वहां पर ये 6 मुद्दे रखे, अपनी बात कही और उनको चैंपियंस ऑफ अर्थ का खिताब वहीं पर मिल गया। क्लियर बेटा?
अगला पॉइंट आप सभी लोग का G20। G20 मतलब 20 देश, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। उसमें क्या थे? 7 देश थे, तो ग्रुप ऑफ 7। G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। अब इस सारे देश आ जाएंगे कौन कौन है। तो ये 20 देशों का जो संगठन है, ग्रुप है, उसी को हम G20 कहते हैं। अब ये क्यों बना? 1997 में एशियाई के संकट को दूर करने के लिए, तो पहला पॉइंट G20 की स्थापना क्यों की गई? G20 में 1997 में एशियाई तेल संकट की समस्या को दूर करने के लिए G20 की स्थापना की गई। अब इसी में इसका उद्देश्य भी छिपा हुआ है। वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता लाना। G20 का जो उद्देश्य है वो क्या है? वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता लाना। ये क्या है? G20 का उद्देश्य। तो फिर ये क्या है? स्थापना क्यों की गई? ठीक, क्लियर बेटा? हाँ बिल्कुल है, वैसे ही बनाओ। क्यों की? पहले स्थापना क्यों की गई? आपको पता है एशियाई तेल संकट हुआ था 97 में, जिसके कारण हुई। क्या उद्देश्य है? वैश्विक वित्तीय बाजार में स्थिरता लाना या आर्थिक चुनौतियों का सामना करना। तीसरा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये G20 है, ये विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। विकसित और विकासशील देशों का संगठन है। अगला पॉइंट, इसका भी अपना कोई मुख्यालय नहीं है। मुख्यालय नहीं है, नो हेडक्वार्टर। क्लियर? इसका भी अपना कोई मुख्यालय नहीं है। इसका भी अपना कोई हेडक्वार्टर नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ, अब आते हैं अंदर से। तो G20 की फिर स्थापना हुई कब? 1999 में। 1997 में एशियाई तेल संकट की समस्या को दूर करने के लिए
G20 की स्थापना का निर्णय लिया गया और इसकी स्थापना 1999 को की गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो, G20 19 देश और एक देश। जो एक देश है वो कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। ठीक, अब हम 20 देशों को बेटा बांट रहे हैं, देखते जाना। तो एक देश तो हो गया यूरोपियन यूनियन और 19 देश हो गए अलग। क्लियर? अब 19 देश को बांटो तो सबसे पहले लिख लो G8। 19 देशों में हमने, हाँ बेटा, हाँ लेकिन बेटा वो यूरोपियन यूनियन को हम एक देश मानते हैं क्योंकि उनके यहाँ फ्री ट्रेड है, वो इसीलिए यूरोपियन यूनियन को एक अलग पूरा 28 देशों का एक संगठन है, तो इसको एज ए वन कंट्री हमने माना है। ठीक, यूरोपियन यूनियन अपने आप में यूनियन है, नाम ही लगा है ना उसके पीछे यूनियन, तो यूनियन में सभी आ जाएंगे ना बेटा। और दूसरे 19 देश में आ गए G8। तो G8 में आपको पता है 8 देश कौन कौन से हैं? पता है? G8 आपको पता हो गया। अब वैसे नाम होता है, एक संगठन है ब्रिक्स। पढ़ाया है आपको? पढ़ाया है? अब ब्रिक्स में आपको मालूम है अगर G8 लिखा है यहाँ पर तो G8 में ऑलरेडी रशिया इंक्लूड है ना? तो आप नाम क्या किया? BICS प्लस रशिया तो G8 में इंक्लूड है, तो रशिया को हमने यहां ब्रिक्स से हटा दिया। अब बचा क्या? BICS, तो ब्राजील, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 8 और 4 कितने हो गए? 12। हाँ 15 कैसे हो गए? 8 और 4 12 है ना, और होने 19 है। अब 7 देश अभी बचे, 7 देश बचे। 7 देश में लिखिए, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया लिख लो, अर्जेंटीना लिख लो, मैक्सिको, इंडोनेशिया और तुर्की। हो गए? 19 हो गए, 19 हो गए। G20 में 19 कंट्रीज, G8 प्लस ब्रिक्स प्लस सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इंडोनेशिया और तुर्की। 19 देश से एक देश यूरोपियन यूनियन, कुल मिला के 20 देशों का संगठन हो गया। एनी डाउट? अगला प्रश्न, G20 का पहला सम्मेलन, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कब हुआ? अब देखो बना कब था आपको पता है, ठीक 99 में बना, लेकिन इसका जो पहला कॉन्फ्रेंस है वो पहला कॉन्फ्रेंस 2009 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था। तो G20 का पहला कॉन्फ्रेंस वाशिंगटन डीसी जो यूएसए में है, वहां पर
हुआ था। दूसरा प्रश्न, G20 ने परमानेंट गेस्ट मेंबर, G20 ने परमानेंट गेस्ट मेंबर का दर्जा किस देश को दिया है? किस देश को दिया है? स्पेन को दिया। वेरी गुड, याद रखिएगा। G20 ने परमानेंट गेस्ट मेंबर का दर्जा स्पेन को दिया है। अगला, 2019 का जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर हुआ? 2019 का जो कॉन्फ्रेंस है G20 का वो कहां पर हुआ? ओसाका, ओसाका, ओसाका जापान में हुआ। उन्नीसवां सम्मेलन ओसाका जापान में हुआ। ये सब क्वेश्चंस है, आप लोग को ध्यान से पढ़िएगा, याद में लीजिएगा। 2019 का कॉन्फ्रेंस ओसाका जापान में हुआ। अगला प्रश्न है, जैसे ही G20 की मीटिंग होती है, जैसे ही G20 की मीटिंग होती है, इसके बाद क्योंकि विश्व के बड़े बड़े देश हैं, G8 भी है, ब्रिक्स भी है, तो जैसे ही G20 की मीटिंग होती है उसके बाद कुछ संगठन अपनी मीटिंग करते हैं। वो संगठन कौन कौन से हैं? नंबर 1 ब्रिक्स, दूसरा इप्सा, अभी इप्सा भी बता देंगे, तीसरा बेसिक, और चौथा बिग फोर। बिग फोर में 4 बिग फोर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके। जैसे ही G20 का कॉन्फ्रेंस होता है उसके ठीक बाद ये 4 संगठन ऐसे हैं, ये 4 संगठन तुरंत अपनी मीटिंग करते हैं। इसमें इप्सा है, ब्रिक्स है, बेसिक है और बिग फोर है। ये 4 लोग अपनी मीटिंग करते हैं। क्लियर? अब प्रश्न आता है कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रश्न यहाँ पर आया, इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया, ये दूसरे कौन सी मीटिंग इंपॉर्टेंट होती है? आप देखेंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से जय मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जय मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी मीटिंग इंपॉर्टेंट है? जे से जापान, ए से अमेरिका, आई से इंडिया। और जहां पर G20 की मीटिंग होती है वहीं पर ये लोग मीटिंग करते हैं। जय मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान, अमेरिका और इंडिया, इन 3 देशों की मीटिंग भी होती है, ठीक उसी जगह पर होती है जहां पर G20 की मीटिंग होती है। ठीक है? भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जय मीटिंग का महत्व तो कहां पर है? तो आप बताएंगे G20 के तुरंत बाद जो मीटिंग होती है उसे हम जय मीटिंग के नाम से जानते हैं। अब अगला प्रश्न मेरे मन में आया, मैं पूछ लेता हूं। G20 प्रश्न है, G20 दुनिया का महत्वपूर्ण संगठन क्यों है? G20 दुनिया का महत्वपूर्ण संगठन क्यों है? Why the G20 is the main organization, an important organization of world? G20 दुनिया का क्यों, इसको हम इतना महत्व दे रहे हैं? हमने क्यों बढ़ाया? क्या जरूरी क्यों था ये? इसकी आवश्यकता क्यों थी? ये इसलिए जरूरी था, यही हमें बताना है कि हमने G20 क्यों पढ़ा, क्या जरूरत थी सर इसकी। जैसे आपने G8 पढ़ा तो आपको पता है कि वर्ल्ड का टोटल जीडीपी का कितना परसेंटेज है, टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है। उसी तरीके से जब हम G20 पढ़ रहे हैं तो G20 पढ़ने का क्या मकसद क्या है, क्यों ये जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। पहली बात,
यह दुनिया की 2/3 आबादी पॉपुलेशन का नेतृत्व करता है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, G20 इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये दुनिया की 2/3 आबादी नेतृत्व करता है। दूसरा, टोटल विश्व की टोटल जीडीपी का इसके पास कितना हिस्सा है? 80%। विश्व की टोटल जीडीपी का 80% से अधिक ये कवर करता है। वैश्विक व्यापार का, ग्लोबल ट्रेड का, वैश्विक व्यापार का ये 75% हिस्सा पूरे विश्व का कवर करता है। ग्लोबल ट्रेड का, ग्लोबल ट्रेड। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80% कोविड केस, 80% जो कोविड केस हुए हैं वो कहां पर हुए हैं? 80% जो कोविड केस हुए हैं वो G20 वाले देशों में हुए हैं। ठीक, अगला लिखो। अब आप जानते हैं कि G20 का रोल इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई आपसे पूछेगा व्हाई द G20 इज द इम्पोर्टेंट, तो आप बताएंगे कि सर वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 2/3 हिस्सा अकेले बंदा कवर करता है। वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 80% से मैक्सिमम खुद करता है। वर्ल्ड के टोटल ग्लोबल ट्रेड का 75% से मोर देन हिस्सा सर कवर करता है। यूडीसीज और डीसीज कंट्रीज का ये कॉम्बिनेशन है, मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलप्ड कंट्रीज का ये कॉम्बिनेशन है, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आ गया। अगर वैसे जोड़ो तो यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने देश हैं आपको पता ही है, और G8 में क्या है, ब्रिक्स में क्या है, और बाकी 7 देश, मतलब बहुत बड़ा संगठन हो जाता है। इसीलिए इसका महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब एक चीज और बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों ने टीवी पर देखा है, 26 मार्च 2020 को हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ, अच्छा आप ये बताओ, आप मान लीजिए किसी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, किसी क्लास में पढ़ते हैं, क्लास में कितने बच्चे होंगे? क्लास में कितने बच्चे होते हैं? 70 बच्चे। तो क्या आपके 70 लोग आपके दोस्त होंगे? तो दोस्त कौन बनेंगे? जिससे तुम्हारा तालमेल, जिससे तुम्हारी ट्यूनिंग, जिससे तुम्हारे विचारधारा मैच करेगी, वही तो तुम्हारे दोस्त बनेंगे। अब जिन देशों में समस्या एक जैसी है, ठीक, वो देश आपस में मिलकर उस समस्या का सामना करें, और जिस देश में समस्या है नहीं, वो देश क्यों मेंबर बनना चाहेगा? ये संगठन है। अब मान लो तुम 5 दोस्त हो गए, तुम्हारा अपना अलग ग्रुप है, 8 दोस्त अलग है, उनका अलग ग्रुप है, 15 दोस्त अलग है, उनका अलग अलग, उन सबकी विचारधाराएं अलग अलग, उनकी सोच अलग अलग, उनके उद्देश्य अलग अलग है। इस प्रकार से ग्रुप बनते हैं। समझ में आया बेटा? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टीवी में देखा होगा, 26 मार्च 2020 को 26 मार्च 2020 को कोविड-19 की समस्या का सामना कैसे किया जाए? कोविड-19 की समस्या का सामना कैसे किया जाए? फटाफट लिखते चलो। 26 मार्च 2020 को कोविड-19 की समस्या का सामना कैसे किया जाए और वैश्विक वित्तीय बाजार को कैसे बचाया जाए?
और वैश्विक वित्तीय बाजार को, वैश्विक वित्तीय बाजार को कैसे बचाया जाए और फंड की व्यवस्था कैसे की जाए, फंड की व्यवस्था कैसे की जाए। भाई मान लीजिए आपका अपना घर है और आप अपने घर के लिए रात बिरात कोई दिक्कत ना आ जाए, आप हर व्यक्ति अपने घर में कैश के फॉर्म में लिक्विडिटी या मुद्रा को रखता है, रखते हैं आप लोग। अब मान लीजिए उस पैसे की भी बेटा एक लिमिट होगी, 5,000, 10,000, 20,000, ठीक। अब कोई समस्या बड़ी आ गई, मतलब जिसमें लाखों रुपए लगना है और इतनी आपकी क्षमता नहीं है, इतनी आपकी हैसियत नहीं है कि आप इतने लाख रुपए खर्च कर पाए, क्योंकि वो चीज प्लानिंग से हुई नहीं। किसी भी देश में जब देश बजट बनाता है तो बजट में आय और व्यय की सभी मदों को शामिल करता है, लेकिन किसी भी देश को 2019 में या 2020 में ये नहीं पता था कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी संपूर्ण विश्व की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगी। अब जब भारत में कोविड केस बढ़ने शुरू हुए तो भारत के पास भी बजट में दो प्रकार के बजट में पैसे होते हैं, एक प्लान एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान मतलब जिसकी हमने प्लानिंग कर रखी है, नॉन प्लान इमरजेंसी के लिए, कहीं कोई बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया तो वहाँ दे दें। अब इतनी बड़ी बीमारी आ गई जिसके लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तब माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 की समस्या को कैसे सॉल्व आउट किया जाए, वो भी घबरा गए। भाई जब बड़ी बीमारी कोई देख लेता है तो घर के परिवार के सदस्य डर जाते हैं। उसी तरीके से जब कोविड-19 की इतनी बड़ी बीमारी आ गई और पैसे भी नहीं है, विकासशील देश है, मेडिकल का सामान भी नहीं है, कैसे किया जाए, तो उन्हें अपने दोस्तों से या उनके जो सहयोगी हैं उनसे उन्हें राय मशवरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए एक मीटिंग हुई, जिसे वर्चुअल G20 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल G20 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का नाम दिया गया। मतलब क्या हुआ, 26 मार्च 2020 को कोविड-19 की समस्या का सामना कैसे किया जाए, इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अचानक, मतलब प्लानिंग नहीं थी उसकी, मीटिंग करना है, हमारा कोई प्लान नहीं, अचानक सभी 20 देशों से बात की और वर्चुअल G20 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्मेलन किया। ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी, ये एक इमरजेंसी मीटिंग थी। कोई डाउट? आप लोगों ने टीवी में देखा भी होगा, उस समय दिखा भी रहे थे कि अचानक आज प्रधानमंत्री G20 की वार्षिक बैठक नहीं थी, अचानक मोदी जी ने सबको याद किया, बोला भैया बताओ, आप सब लोग विश्व के ताकतवर देश हो और इस समस्या से हम कैसे निपटे। तो इन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई मोदी जी ने, इसमें विश्व के सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष उपस्थित थे और किस तरीके से कैसे पैसा मैनेज होगा, कौन हमारी मदद करेगा, कौन आगे आएगा, इन सब मुद्दों को लेकर उन्होंने G20 की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की। कब की? 26 मार्च 2020 को। अब G20 की अगली बैठक नवंबर 2020 को हुई। G20 की जो रेगुलर बैठक है, जो G20 की रेगुलर कॉन्फ्रेंस है, वो नवंबर 2020 को रियाद सऊदी अरब में है, रियाद सऊदी अरब में
रियाद सऊदी अरब में हुई थी। G20 का जो कॉन्फ्रेंस था सऊदी अरब में रियाद में हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट 2021 में ये मीटिंग, एनुअल मीटिंग कहाँ होगी? इटली में। 2022 में ये मीटिंग कहाँ होगी? भारत में, नई दिल्ली। याद रखिएगा, आने वाला समय है 2022 की मीटिंग हमारे देश में होगी, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर इंडिया में तैयार किया जा रहा है। इंडिया में इंटरनेशनल कन्वेंशनल सेंटर तैयार किया जा रहा है। खासकर G20 की मीटिंग के लिए कहां तैयार हो रहा है? आंसर इज न्यू दिल्ली में ये तैयार हो रहा है। तो G20 का 2022 का सम्मेलन भारत के नई दिल्ली में होगा, जिसमें इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भारत की नई दिल्ली में तैयार किया जा रहा है। 2021 की मीटिंग इटली में हुई, 2020 की मीटिंग सऊदी अरब के रियाद में हुई। क्लियर बेटा? कैसा लगा आज का क्लास? आज क्लास इतना ही, टाइम भी खत्म हो रहा है। और जो भी है आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताया करिएगा, इससे हमें अच्छा लगता है। जब भी आप किसी चीज़ में जब आप हमें प्रत्युत्तर देते हैं तो हमको लगता है कि जो हमने 1.5 घंटे आपके साथ जो मेहनत की है उसका प्रतिफल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आप उसे व्हाट्सएप पे लिख के जरूर डालिए और हमें उसमें क्या सुझाव करने हैं और आपको कितना डीप जाना है। हम तो उतना दे रहे हैं जितना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, जितना आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। चीज़ें तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हमारे लिए उतना ही आवश्यक जितने में आपका काम चल जाए।